तो खलील साहब सफ़र जारी है, तीसरी मंज़िल आ गई है आज। जी। और अभी हम बातें कर रहे थे कि आपके पोर्ट्रेट की, जो शाही ख़ानदानों तक पहुँची मगर घड़ियाँ आज तक ना पहुँच सकीं। जी हाँ। और अगर पहुँचेंगी तो आप कौन से बताएँगे हमें? तो ये शौक आपका फिर मेरा ख़्याल है एक ख़ासा मतलब इसने आपको फिर इस शौक ने आपको पे भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो रोज़ी-रोटी का ज़रिया है ये। वो कहते हैं ना कि अगर आदमी अपने शौक को अपना प्रोफ़ेशन बना ले फिर भूखा नहीं मरता कभी। मैं कहता हूँ कि बोर ही नहीं होता वो अपनी ज़िंदगी से, उसकी दिलचस्पी का वाला काम अगर है तो वो हँसी-खुशी करता है उसको। इस पर बातें तो साथ-साथ चलती रहेंगी, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी के 2 बड़े अहम जो चीज़ें हैं, जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी और बीच में आपकी आर्ट का भी इंशाल्लाह ज़िक्र निकलता रहेगा। जी। पहला है एडवर्टाइज़िंग फ़ील्ड का, इसमें कैसे घुसे आप? कहाँ से क्या-क्या सफ़र तय किया आपने? एक आदमी जो कि पेंटिंग कर रहा है, वो उठा के क्लाइंट सर्विस पे चला जाया कर, जी। ये एक सफ़र कैसे हुआ? ये चेंज कैसे आई लाइफ़ के मेरा अंदर? इत्तेफ़ाक ये कि मैंने मैट्रिक में मैंने टेक्निकल ड्राइंग का सब्जेक्ट लिया था। मुझे सही। सेट स्क्वायर वग़ैरह हैंडल करना आ गया जी, 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 जी। और क्रिएटिव था। मामू की एडवर्टाइज़िंग एजेंसी थी, तो मैं उनके लिए कैंडिडेट था और वो मेरे लिए प्रोस्पेक्ट थे। मामू की एडवर्टाइज़िंग एजेंसी, कौन-सी एजेंसी, कौन से मामू? जी, ऑस्कर एडवर्टाइज़िंग कंपनी अच्छा, ये तो बड़ी एसएम मशहूर है। शाहिद साहब जो हैं वो हाँ, मेरे हाँ, 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 मामू हाँ, हैं। हाँ। तो मुझे जब दोनों ही काफ़ी मारूफ़ है, एहसन शाहिद साहब भी बहुत मारूफ़ है जी हाँ, और जी हाँ। ऑस्कर एडवर्टाइज़िंग भी जी बहुत हाँ, मारूफ़ मेरे है। तो गॉडफ़ादर वही जी, हैं, जी, जी, मतलब जी। मेरी तरबियत और मेरी ज़हन-साज़ी आपको इस फ़ील्ड में लाने वाले भी जी, गालिबन जी, पर बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, जी, बिल्कुल जी, ऐसे जी, ही। जी। उन्होंने बहुत एनकरेज किया मुझे, हुँ। हर तरह से एनकरेज किया। तो करियर का आगाज़ आपने किया ऑस्कर एडवर्टाइज़िंग से, लेकिन वहाँ पे क्या आप आर्टिस्ट के तौर पे गए या जी, फिर मैंने जॉइन एज़ एन आर्टिस्ट किया। जी। अच्छा इत्तेफ़ाक ये था वो बड़ी हैरत वाली बात है, उस ज़माने में हाथ से पेस्ट करके इश्तिहार बनाया करते थे। जी, बिल्कुल। तो उर्दू का एक ऐड था एक वो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका इश्तिहार था, क्वार्टर पेज का, जंग हुँ। के लिए बन रहा था। तो वो उसकी लेआउट वगैरह की जिस आर्टिस्ट ने किया हुआ था, उन्होंने चीज़ें वगैरह मँगाई थी, उसकी किताबत-विताबत हुई हुई थी, तस्वीरें बनी हुई थी, कौन-सी चीज़ कहाँ लगेगी, क्या होगा। तो उन्होंने एज़ एन अप्रेंटिस मुझे वो दिया कि आप इसको इस लेआउट के मुताबिक आप इसको सेट कर दें, सही। आर्टवर्क बना दें इसका। तो वो मैंने पहला दिन था मेरा एडवर्टाइज़िंग एजेंसी में और उस पहले दिन मैंने वो जो सेट किया था क्वार्टर पेज ऐड, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्वार्टर पेज ऐड जो है बहुत कीमती होता है। अच्छा, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो गालिबन जैसे कि एक फ़िल्मों का एक नेगेटिव बनता है, वैसे ही इसके ब्रोमाइड पॉज़िटिव वगैरह बनते थे और उसको काट-काट के फिर वो पेस्टिंग की जाती थी एडवर्टाइज़िंग में, ऐसे ही था क्या? जी, जी, फ़ोटो प्रिंट्स होते थे, जी, जी। किताबत की हुई आती थी पर्चे पे, जी। साइज़ के हिसाब से। जी, उसकी पहले तस्वीर हाँ, खींची गई। जी हाँ, और उसका पॉइंट-वॉइंट तय हुआ हुआ था कि हाँ, ये हाँ, जली जली हरूफ होंगे, तो हाँ। ये जो है वो बारीक हरूफ में होगा। तो वो वो पूरा बना के फिर पूर वो आर्ट वर्क तैयार वो होता था। पहले चीज़ें सारा मसाला जमा हो जाता था, जी, जी, उसके जी। बाद आप उसे एक नीचे कार्ड ग्रा कार्ड शीट पे नीचे आप ग्राफ पेपर रखा और जी, जी। साइज़ लगा के कार्ड शीट पे आप उसको चिपकाते चले जाते थे, जी, जी। सही लेआउट है। के हिसाब से। बिल्कुल लेआउट के हिसाब से, जी हाँ। हाँ, लेआउट जो है वो कागज़ के ऊपर लेआउट हुआ होता था, साइज़ साइज़ लेके लेआउट कर लिया कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर आएगी। फिर जब आप एट द टाइम यू आर पेस्टिंग इट, तो आप उसे देख रहे होते थे कि हाँ, बैलेंस्ड है हर तरह से, मतलब हर तरफ से जो जगह आपने छोड़नी है वो मुनासिब है, क्योंकि थोड़ा आपने रिलीफ भी देना होता है, एकदम घिच-पिच तो नहीं ऐड हाँ, बनता। सही है। तो वो पहला जो मेरा ऐड मैंने पेस्ट किया था, फर्स्ट डे, तो वो नेक्स्ट डे छप गया था। अच्छा! हाँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, अचीवमेंट थी। बहुत बड़ी अचीवमेंट और मैं मेरा जो कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है मेरा बढ़ा। तो वो फिर मैं तकरीबन 6 महीने में स्टूडियो में काम करता रहा ऑस्कर में। फिर उसके बाद इत्तेफ़ाक से उनके पास जो एक मार्केटिंग में जो साहब थे, क्लाइंट सर्विस में, तो वो छुट्टियों पे चले गए। तो वो बहरहाल उनका ये था कि जब उनको तनख्वाह बढ़वानी होती थी, वो छुट्टी कर लेते थे। हाँ। तो वो फिर उनको बढ़ा के तनख्वाह ले आया जाता था। तो इस बार ऐसा हुआ कि वो क्योंकि मैं यंग एनर्जेटिक
बंदा था ऑफिस के अंदर, गलत तो टाइम पे उन्होंने छुट्टी ले ली ना। उन्होंने मुझे गलत टाइम पे बेचारे ने गलत टाइम पे छुट्टी ले ली और मैनेजमेंट इस इंतज़ार में थी कि छुट्टी लें। हाँ, नहीं मुझे ये नहीं पता, मेरा नहीं ख़्याल कि वो इस इंतज़ार में थे, हाँ, मगर ये कि इत्तेफ़ाक से जब उन्होंने छुट्टी ली तो उन्होंने टेम्परेरीली मुझे उनकी सीट पे बिठा दिया हाँ, और बस कुदरत का करना ये हुआ कि मैंने सब सँभाल लिया, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चल पड़ा सिलसिला तकरीबन मैं मज़ीद कोई 8-9 महीने मैंने जो है वो क्लाइंट सर्विस में काम किया। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ब आज दिन तक इसमें मैं कुछ उसके बल्कि मैं इसे कहूँगा कि देखिए आप चूँकि एक आर्टिस्ट का ज़हन रखते थे और क्लाइंट की जो नीड किसी भी किस्म की होगी, जी तो हाँ, वो आर्ट का ज़हन तो लाज़मी चाहिए उसको। जी हाँ, तो वो जो आपका डायरेक्टली इंटरेक्शन हुआ क्लाइंट के साथ, या आपका पूरा बैकग्राउंड था जी हाँ। और उस लिहाज़ से आपने अपना इंटरेक्शन किया होगी उसके साथ अपने क्लाइंट के साथ ये, तो क्लाइंट आपके काम से मुतमईन भी हुआ जी होगा। हाँ, बिल्कुल। बजाय ऐसे कि बीच में कोई लेयर होती, कोई साहब लेते और फिर आके वो कहते भई ऐसे बना दो। हाँ, मेरी जब क्लाइंट से बात हो रही होती थी तो लिटरली ऐसा होता था कि मैं उनसे कहता था एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर दीजिए। दे देते थे मुझे, पेंसिल ली मैंने और उसके बाद मिसाल के तौर पे उनका कोई ब्रोशर आया हुआ है बाहर से, ठीक है? उसके अंदर कोई स्लोगन है, तो मैंने ब्लैंक शीट लेके उसके ऊपर स्लोगन लिखा, उसके बाद उनके जो प्रोडक्ट आनी वो बनाए, उनका लोगो लगाया, नीचे एड्रेस और ये वो और मैंने पेंसिल से इशारा कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट होगा, बॉडी होगी उसकी। तो वो ऐसा होता था कि इश्तिहार बनने से पहले लेआउट अप्रूव आ जाता था, वाह! देन एंड देयर। तो वो जो कम्युनिकेशन गैप होता था वो खत्म हो गया जी, ना वो बिल्कुल। बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल। हाँ, और बल्कि से अब बाद में तो ये हो गया था कि क्योंकि एक और सीनियर आर्टिस्ट भी जॉब छोड़ के चले गए थे, हाँ, तो ये हो गया था कि मैं वो अप्रूव करा के आता था और खुद ही बना खुद ही दिया बना था। अच्छा, अच्छा ज़माना था। तो मतलब ये दोनों का आपने एक ब्लेंड कर दिया कि जी हाँ, ब्लेंड हो गया। क्लाइंट सैटिस्फैक्शन का और आर्टिस्टिक जो जी, आपकी बिल्कुल, बिल्कुल। सलाहियतें थी, जी हाँ, दोनों जहाँ जाके ब्लेंड हो गई इस जी ज़रिए। हाँ। तो इस तरीके से आपका ऑस्कर का ज़माना स्टार्ट जी, हुआ और मुझे बहुत कुछ सीखा आपने वहाँ पे। बहुत सीखा मैंने बहुत तकरीबन सीखा। कितने साल रहे आप? मैं तकरीबन सवा साल रहा वहाँ, ज़्यादा अरसे फिर नहीं वहाँ रहा। से आप कहाँ गए? वहाँ से फिर मैंने जब किया क्योंकि एजेंसी में चाहता था कि किसी बड़ी एजेंसी में जॉइन करूँ, ज़ाहिर उनके पास बड़े क्लाइंट्स ताकि होंगे, बड़े क्लाइंट्स हों, फिर मतलब मल्टीनेशनल्स होंगी उनके मुझे पास से, मैं सीखूँ चीज़ों को ज़्यादा बड़े पैमाने पे सीखूँ। वैरायटी हो। हाँ, वैरायटी हो, बड़े पैमाने पे काम किस तरह होता है, वो सीखूँ मैं। तो मैंने पाकिस्तान की जो नंबर 1 एजेंसी थी उस वक़्त बिज़नेस वाइज़, ओरिएंट एडवर्टाइज़िंग, तो एसएच वो हाशमी मैंने साहब। वो जॉइन की, हाशमी साहब मरहूम उस वक़्त हुँ, ज़िंदा थे एसएच हुँ। हाशमी साहब। तो मैंने वो जॉइन की और वहाँ तकरीबन कोई 2 साल, ढाई साल मैंने लगाए। कितना स्टाफ है जो आपने जॉइन किया? स्टाफ हाँ, बहुत था, बहुत होंगे तो मेरा जगह ख़्याल है बनाने में आपको 50, दुश्वारी 60, 70 लोग होंगे वहाँ पे स्टूडियो में मिला के। आपको अपनी जगह बनाने में दुश्वारी पेश नहीं आई? एक छोटे से इदारे से उठ के आए थे और एक बड़े इदारे में लोग पहले से जी, एस्टेब्लिश। मैं जनरल मैनेजर का छोटा बन गया था। अच्छा, वो जैसे आवाज़ देते हैं छोटे इधर आओ तो उनके क्योंकि वो बहुत बिज़ी आदमी थे, उनके पास बड़े क्लाइंट्स थे। तो यूँ कहिए ना आप जनरल मैनेजर के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए थे, हाँ जी, कि हाँ। हायरार्की कोई जी, भी हाँ। नहीं है लेकिन सारी काम के लिए आवाज़ देगा वो छोटे। जी, जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल ऐसे ही था। तो मैं उनको असिस्ट करता था और बहुत सीखा मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। हुँ, मगर ये कि ओरिएंट में एक क्योंकि मैं आर्टिस्ट था तो मुझे ये पता था कि क्रिएटिविटी क्या है और क्रिएटिव एक्सीलेंस जो है वो किसको कहते हैं। तो मैंने महसूस ये किया कि बिज़नेस वाइज़ ओरिएंट में हाशमी साहब का जो बिज़नेस सेंस था या उनकी पीआर जो थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। हुँ। तो वो चीज़ें जो हैं वो तो सीखने के लिए थी मगर ये कि जिसे कहते हैं क्रिएटिव एक्सीलेंस मुझे वो भी सीखना था कि हुँ। मैं जो कर रहा हूँ मतलब वो कोई कमाल थोड़ी है। तो मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए अब कि जहाँ पे ये कमाल होता हो। जी। अच्छा क मैं समझता हूँ कि जो क्रिएटिव सेंस है, ये बड़ी यूनिक एक आदमी की अपनी चीज़ होती है, जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती है, जो कॉपी नहीं हो सकती, वो आपकी क्रिएटिविटी है। जी आप हाँ, जिस एंगल से देख रहे हैं, जिस एंगल से सोचते हैं, जी हाँ। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी उसको टेम्पलेट बना के उसी एंगल से करना शुरू कर दे। नहीं, आप अगर मिसाल के तौर पे मैं आर्टिस्ट हूँ और अगर
फॉर इंस्टेंस सादखैन साहब की सोबत मुझे मुयस्सर होती, हाँ, उन तो ठीक है, ज़ाहिर है असर तो लेते तो आप उनका। तो मेरी मतलब ज़हन-साज़ी जो है और बेहतर तरीके से हो पाती, सही बात है। बहुत अच्छा सीखता मैं। तो इसी तरह से जब आप कोई काम भी कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे जैसे ओरिएंट में उनका स्टूडियो था, तो मैं वहाँ उनके जो सीनियर आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर्स वगैरह होते थे, उनके साथ में जाके बैठता था। बहुत क्रिएटिव मंझे हुए क्रिएटिव आर्टिस्ट थे वो, हुँ, हुँ। मगर मुताला नहीं था। तो मुताला नहीं था तो वो मुझे वो उनकी गुफ्तगू में वो चाशनी नहीं मिलती थी, जो एक हुँ। एक एक जैसे पढ़े-लिखे क्रिएटिव आदमी में आपको आप ढूँढते हैं। तो वो मुझे फिर उसकी तलाश हुई। मैंने कहा कि मैं क्रिएटिव एक्सीलेंस जो है अगर मुझे हासिल करना है, तो मुझे फिर दूसरी किसी एजेंसी में जाना होगा। अच्छा, मतलब वहाँ भी आपका एक अंदर का वो फनकार था एक कहते हैं। जगह आके रुक गया था मैं वहाँ। हाँ, वहाँ हाँ। पे एक जगह आके रुक गया था और बहरहाल फिर मैं वहाँ से मैं एमएनजे कम्युनिकेशन में चला गया जावेद जब्बार साहब के पास। जावेद जब्बार साहब के गए वहाँ जी से। हाँ। मतलब आपका सफ़र तो माशाल्लाह आपको बड़े अच्छे लोग मिले। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आई श हैव बीन ब्लेस्ड जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। एसएम शाहिद साहब से आपने स्टार्ट किया, जी हाँ, फिर आप एसएच हाशमी साहब के पास गए, जी फिर हाँ। आप जावेद जब्बार साहब गए। जावेद जब्बार साहब बहुत अच्छे, बहुत क्रिएटिव आदमी थे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ आपकी क्या ड्यूटीज़ थी एमएनजे में? एमएनजे में मैं इनिशियली जो है वो ओरिएंटेशन होती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो भेजते हैं। हुँ, तो एमएनजे की जो बुनियाद थी, वो एमएनजे के फ़िल्म कमर्शियल्स थे सही। या टीवी कमर्शियल्स जिन्हें आप कहें। तो वो टीवी कमर्शियल्स का जो उनका उनका स्टूडियो जो था, तो मैंने वहाँ पे मेरी ओरिएंटेशन हुई इनिशियली। तो वहाँ जावेद साहब खुद जो है वो जब कमर्शियल प्रोड्यूस होता था तो जावेद साहब यूज्ड टू हेड दैट टीम। हुँ। तो मैं स्टूडियो की सपोर्ट जो होती थी जावेद साहब को उस उसका हिस्सा था मैं। और अच्छा ये बात सही है कि जावेद जब्बार साहब का मुताला बहुत है? बहुत, बहुत, बहुत न सिर्फ़ मुताला बल्कि वो बहुत विज़नरी हैं। वो जी, 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 यूँ जी। समझिए कि वो अपनी फ़ील्ड में ही इज़ अ यूनिवर्सिटी। बहुत आगे के हैं वो और बहैसियत इंसान बहुत आला पाई के हैं। जी। मैं मतलब मुझे ज़िंदगी में जावेद साहब ने जिस तरह से इंस्पायर किया है, मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया। अभी जो आप ज़िक्र कर रहे थे पिछली एजेंसी का, कि वहाँ पे सीनियर आर्टिस्ट तो थे लेकिन उनका मुताला कम था। जी हाँ, तो जब यहाँ पे आप गए आपको आपने जावेद जब्बार साहब को देखा और आपने देखा कि आदमी अगर मुताला काफ़ी करता हो, मुशाहिदा काफ़ी रखता हो, तो कितना पॉलिश हो जाता है। बहुत, बहुत पॉलिश हो जाता है। आपकी सोच बहुत पॉलिश्ड हो जाती है। आपका बहुत अच्छा डीप वो विज़न तो होता है। एडवर्टाइज़िंग से भी आगे निकल गए थे सही मायनों में आप देखा जाए तो। जी हाँ। उनकी अपनी पार्लियामेंट एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन थे जी, बिल्कुल और जो एंड मैं ही वाज़ एन एक्सीलेंट ओरेटर। जी, जी जी हाँ। और आपको याद होगा मैंने उसकी देखी है जावेद जब्बार साहब की कोई इंडिया वगैरह के अंदर जब ये गए थे, जी हाँ। वो अमन की आशा लेके जी हाँ, और जी वहाँ हाँ। जो उनको कॉर्नर किया गया था जी और हाँ। जिस तरीके से ना एक्सटेम्पोर जवाब दिए हैं, वो बिल्कुल, आदमी बिल्कुल उसका इल्म का दरिया है वो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो एमएनजे में क्या-क्या किया आपने? तो एमएनजे में मैंने जैसे बताया कि ओरिएंटेशन पीरियड जो थी स्टूडियो, आर्ट डिपार्टमेंट इनका हिस्सा रहा मैं। फिर जैसे किसी कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन जब आती थी एजेंसी के पास, तो जो जितने टीम के हाँ, चुनिंदा मेंबर्स होते थे, यंग एंड ओल्ड बोथ, तो उनके साथ जावेद साहब का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता था। उसमें डिस्कशन होती थी कि कैसे करना चाहिए, क्या होता है। तो मैं पहले तो इनिशियल फ़ेज़ के अंदर वो जो मीटिंग्स होती थी उसमें मैं सुन सुनता था कि यहाँ किस तरह से डिस्कशन होती है। फिर मैंने उसके अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और फिर यूँ चलते-चलते एक टाइम ऐसा आया उसी पीरियड में कि जावेद साहब जो हैं वो अ, ज़िया साहब का ज़माना था हुँ, और सेनेट के इलेक्शंस होने वाले थे हुँ, और जावेद साहब जो हैं वो सेनेट की सीट के लिए अप्लाई करने वाले थे। तो एक कैंपेन उन्होंने चलाई थी अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए क्योंकि हुँ, उस ज़माने में एशियन एडवर्टाइजिंग कांग्रेस जो है
वो सिंगापुर में हुई थी गालिबन, हुँ। तो वहाँ इन्होंने पिच किया था कि अब नेक्स्ट। अच्छा, तो आप ज़िक्र कर रहे थे कि जावेद जब्बार साहब सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे जी हाँ। और उन्होंने अपनी एडवर्टाइज़िंग की कैंपेन बनाई थी उसके लिए, या जो भी था शायद वो कैंपेन का आपने देखा। एक्चुअली हुआ ये था कि पहली पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग कांग्रेस हुई थी 1979। उसके बाद कांग्रेस में शिरकत करते रहते थे ये लोग, जहाँ-जहाँ होती थी, मलेशिया, इंडोनेशिया, खैर। तो इन्होंने पिच किया था सिंगापुर में कि नेक्स्ट कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान में हो। अच्छा, उसमें और जो दूसरे खत्ते के ममालिक थे, जैसे इंडिया था और दूसरे बड़े-बड़े ममालिक जो हाँ, थे, ज़ाहिर है खतरे वो थे। सब उसके अंदर पिच कर रहे थे। और पाकिस्तान ने इस हवाले से एक, जावेद साहब ने पूरी स्लाइड प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाई थी, और वो जो प्रोसेस था उनका, वो जो प्रेजेंटेशन बन रही थी, तो मैं उसका हिस्सा था। अच्छा, तो उनके सेक्रेटेरिएट में मैंने काम किया उनके साथ, बहुत करीब उनके, यानी उनके कमरे के बाहर ही हमारी टेबल्स लगी होती थी, क्यूबिकल बने हुए थे। तो वो पिच जीत गया पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में एशियन एडवर्टाइजिंग कांग्रेस, विच वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि उससे आपको एक्सपोजर मिलता है बहुत ज़्यादा, सॉफ्ट इमेज जाता है। सॉफ्ट इमेज जाता है आपका। तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। और उसके बाद उनका हक था कि उनके जैसा एक पढ़ा लिखा, एक विजनरी जो है वो सेनेट में जाए, हक था उनका। बिल्कुल। तो वो बहरहाल उसके लिए उन्होंने जो उनकी स्टोरी थी सिंगापुर में, जो उन्होंने पिच किया था, उस स्टोरी को एक बुकलेट में उन्होंने प्रेजेंट किया, जो कि मुख्तलिफ हलकों में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। तो बहरहाल मैं उनके सेक्रेटेरिएट में था, तो वो पूरी जो चल रहा था तो उसका हिस्सा था। देन ही बिकेम अ सेनेटर। जी, 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 बिल्कुल। सो व्हेन ही बिकेम अ, और बहुत ही एक्टिव और फ़ाल सेनेटर बहुत आपको बहुत देखा जाए। फार, बहुत फार, बहुत फार, बहुत फार। अंगूठा छाप नहीं थे वो। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और मेरा ख़्याल है कि वो हमारा जो हमारे जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं ना, उनके काबू के भी नहीं थे वो। मिसफिट थे उसमें वो। मिसफिट थे उसमें, जी। उसमें मिसफिट थे। तो वो एडजस्ट नहीं हो पाए कभी भी हुँ। इनके साथ। हालाँकि वो बंदा ऐसा था, उसका कैलिबर फॉरेन मिनिस्टर का था। जी हाँ। जिस तरीके से वो हैंडल बिल्कुल, करता था वो बिल्कुल, बिल्कुल। मीडिया को और उस सारे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और हकीकत है कि जावेद जब्बार साहब के कैलिबर का आदमी अगर फ़ॉरेन मिनिस्टर होता, हुँ। तो पाकिस्तान को जिस खूबी से वो रिप्रेज़ेंट करते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई नहीं कर सकता। तो जावेद जब्बार साहब जो हैं, वो जब सेनेटर बन गए, हुँ। तो वो उन सेनेट में तकरीर करते थे उर्दू में। हुँ। जावेद साहब उर्दू पढ़ नहीं सकते थे। हैं? जी हाँ। उर्दू बहुत प्यारी बोलते थे वो। जी, जी, उर्दू बोलते हैं वो, बहुत टिका के बोलते हैं, मगर ये कि ज़्यादा वो कुरान शरीफ जो है वो भी, अगर किसी, मैंने उनको देखा किसी की कुरान ख़ानी में, तो वो अपना कुरान शरीफ अंग्रेज़ी का लेकर आते हैं, वो बैठ के पढ़ते हैं। अरबी में नहीं पढ़ पाते थे वो। अब पता नहीं, शायद पढ़ लेते हो, मैं वाक़िफ़ नहीं। वैसे ये आप कमाल का आपने बताया उनकी जी हाँ। शख्सियत का ये रुख, जी हाँ। क्योंकि जो उनका हमने देखा है उनको माशाल्लाह। हाँ। हाँ। तो वो अपनी तकरीर जो है वो अ, लिखते थे अंग्रेज़ी में, फिर उसका उर्दू तर्जुमा होता था। उर्दू तर्जुमे के बाद उसको मैं अपने हाथ से रोमन में लिखता था। जैसे हम लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं ना आजकल, तो अच्छा, मैं, ज़माना वो था कि ना चैट जीपीटी था, ना जी, जेमिनी बिल्कुल, थी, बिल्कुल, वरना ये काम यूँ ही आते यूँ हो थे। जाते। तो वो उनकी पूरी तकरीर जो है उसको मैं रोमन में लिख के देता था, और उसके रोमन के शीन, काफ़ इतने जावेद साहब उसके आदी हो गए थे कि वो मतलब कहीं लड़खड़ाते नहीं थे मेरे हाथ की यानी इस लिहाज से तो हमारे रोमन जावेद पढ़ते जब्बार हुए। साहब जो हैं, अगर मैं उनको कहूँ वो कायदे-आज़म सानी थे तो कोई हर्ज नहीं इसमें है। कुछ, मैं, मेरी नज़र में ऐसा ही है, मेरी नज़र में ऐसा ही है। जी, जी। हाँ। अच्छा। तो बहरहाल, तो वो रोमन जो थी वो उसके बहुत यूज़्ड टू हो गए थे मेरे हाथ की रोमन के, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी हो गई, और बहुत शौक से करता था, क्योंकि मुझे हुँ, पढ़ने का भी मौका मिलता था ना कि वो आप अब क्या कहने वाले हैं, हुँ, तो हुँ। उससे भी अपडेटेड रहता था मैं। तो तो
उस ज़माने में भी उन्होंने सेनेटर के फ़राइज़ भी करते रहे और अपनी एजेंसी को भी टाइम देते रहे। जी हाँ, तो इस तरीके से आप दोनों से जी इंटरेस्ट हाँ। है। जावेद जब्बार साहब की शख्सियत का जो एक बहुत अहम पहलू है, जो हम अगले हिस्से में जब आएँगे तो वो उसका अक्स आपके अंदर भी आया है काफ़ी, और वो ये है कि एडवर्टाइज़िंग और सोशल वर्क की एक ब्लेंडिंग, जी हाँ। और बल्कि एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं वो, जी, जी, और जी। उन्होंने काफ़ी काम किया है बांट-बेली वगैरह उनकी के ज़रिए। उनकी रूह जो है वो यूँ समझिए कि अवामी बहबूद जो है उसके ऊपर उनकी बहुत तवज्जो रहती है, दर्द रखते हैं उसका। और मैं बताऊँ आपको कि जावेद साहब की अपनी कुछ कोटेशंस थी, हुँ, जो उन्होंने प्रिंट करा के अपने ऑफ़िस में लगाई हुई थी, लोगों को मतलब जगाने के लिए, बताने के लिए। तो उसमें से एक जो है वो मेरे लिए दैट सर्व्स एज़ अ लाइट हाउस फॉर मी, हुँ, और बीकन के तौर पे मैंने उसको लिया। वो थी कि इन अ कंट्री वेयर मोर देन 75% or 80% of the population do not have access to safe water. हुँ। Should an advertising agency contribute 100% of its time and effort in selling toothpaste? माय गॉड! ये उनकी सोच थी। ये सोच मतलब आप इमेजिन कीजिए। एडवर्टाइज़िंग उनके लिए एक ज़रिए रोज़गार ज़रूर थी, लेकिन साथ-साथ उनको इस चीज़ का भी पूरा एहसास था कि भैया सिर्फ़ पैसा कमाना मकसद नहीं है, जी हाँ, बल्कि हमें कुछ ये सोसाइटी को कुछ देना है, जी हाँ, हमें लोगों को कुछ देना है। जी तो हाँ, ये इनका था उनके अंदर एहसास ये, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। कि सिर्फ़ टूथपेस्ट के ऊपर सारा टाइम ही लगाना है, जी, बिल्कुल, बल्कि ये बिल्कुल, देखो जिनको पानी नहीं बिल्कुल। मिला, तो उनके तो काफ़ी मेरे ख्याल है सोशल साइड पे तो काफ़ी पार्ट थे पब्लिक उनके। सर्विस कैंपेन्स जावेद साहब ने बहुत इंट्रोड्यूस की। हुँ, पब्लिक सर्विस कैंपेन्स भी चलाते रहे जावेद साहब मुख्तलिफ इदारों के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी मेरा ख़्याल है पायनियर हैं वो इसके, हुँ। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइज़िंग के। तो बाकी मेरे मेरे लिए तो ये ऐसा था कि मैं जो उनकी कोटेशन थी उसके सामने खड़ा रहा और सोचता रहा। बात है अकल हाँ, की। बहुत मतलब दम है। हाँ, दम है तो बात में। वो बिल्कुल मतलब सिंक कर गई मेरे मतलब दिल में उतर गई उनकी सही बात। बात है। और फिर मैंने उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी को मतलब यूँ समझिए कि एक ख़ास सिमत में आगे बढ़ने की सोच मिली। जहाँ गए आपने कुछ सीखा वहाँ से जी, मज़ीद, बिल्कुल सीख और अपने साथ अच्छी चीज़ों को वहाँ से, अच्छी यादों को, अच्छी स्किल्स को लेके अगली जगह पे गए आप गए बिल्कुल ऐसे ही। और उसको आपने प्रॉपर किया। हाँ, और जिसमें आखिरी जो था आपका एमएनजे का सफ़र था, जी हाँ, जहाँ आपने देखा कि एडवर्टाइज़िंग सिर्फ़ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, जी हाँ, बल्कि आपको जिस सोसाइटी में आप एडवर्टाइज़िंग करना चाह रहे हैं, उस सोसाइटी की नीड्स को भी अपने ध्यान में रखेंगे। जी हाँ, सिर्फ़ एक वन वे ट्रैफ़िक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो थोड़ा-सा इसको मेरे ख़्याल है अगर हम इसको रैप अप कर लें आपके एडवर्टाइज़िंग जी के हाँ, दौर को, कोई अच्छा लतीफ़ा, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा क्लाइंट कभी आपको टकरा हो कभी? इस वक़्त तो याद नहीं आ रहा, टू बी चलें, वेरी ऑनेस्ट। इन तीनों इदारों में अगर आपको दोबारा कभी मौका मिले, ज़ाहिर है कि अब वो एनवायरनमेंट नहीं है, ना एस एच हाशमी हाँ, साहब ना हैं। वो इदारे हैं, ना हाशमी साहब हैं, हाँ, ना अब एमएनजे नए है। लोग आके बैठ गए सामने। हाँ, ना लेकिन एमएनजे अगर है। आप टाइम मशीन में चले जाएँ तो आपको कहाँ काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा? जावेद साहब के पास। सोच लें मामू आपके क्या कहेंगे? अ, देखिए मामू जो है ना मेरे लिए मेरे वालिद की जगह सही हैं, ब अभी भी ऐसे ही समझता हूँ मैं अच्छा उनको, माशाअल्लाह, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है? मगर उस्ताद जो होता है ना, उसका दर्जा अलग होता है, मतलब बाप के बराबर का होता है वो। आपके मामू की मैंने काफ़ी शोहरत सुनी है और मेरी वो विश लिस्ट में है, और जी, उनका मुझे इंशाल्लाह इंटरव्यू करना है, क्योंकि ज़रूर। वो बहुत अच्छे मौसीक़ार भी हैं, एडवर्टाइज़िंग से उनका ताल्लुक भी है। जी हाँ, तो उनको मैं समझता हूँ कि उनको मौसीक़ी का भी ख़ासा उनका है। जी हाँ, बिल्कुल है। क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसमें माशाल्लाह से ही इज़ कंसिडर्ड एन अथॉरिटी जी, जी, इन जी। क्लासिकल म्यूज़िक। और ख़ुद महफ़िलें भी करते थे जी, शुरू में जब हम जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, मैं छोटा-सा था, तो वो 3-4 साल का मतलब बोलना आ गया था, रोना आ गया था, गाना आ गया था, और तो क्या चाहिए लाइफ़ में? और क्या एक चाहिए? रोना आ जाए और एक गाना आ जाए, बाकी तो ज़िंदगी तो गुज़र ही जाती है। कि ना वो बच्चे होते हैं ना, वो रो के ज़रिए माँगते हैं ना, हाँ, हाँ, मतलब कुछ चाहिए होता है, रोना शुरू कर देते हैं, माँ आके दे देती है। हाँ। तो रोना और गाना जो है वो आना चाहिए। तो जब खुश हों तो गाएँ। तो मामू का हमारे ये था कि उनके यहाँ फंक्शंस हुआ करते थे रेगुलरली, हुँ। उसमें मतलब उनके दोस्तों में सोहेल राना
और एम कलीम साहब हुआ करते थे। मामू हमारे बहुत शौक से गाते थे, तलत को, मुकेश को और जगमोहन, पंकज मलिक, इस तरह के पुराने जो सिंगर्स थे। तो उनकी महफ़िलें होती थी, मैं उन महफ़िलों में बैठता था, उनके साथ सुनता था। फिर सुबह नाश्ते के बाद वो हारमोनियम लेके, छुट्टी के दिन हारमोनियम लेके और फिर मुझसे कहते थे कि अच्छा मैं गा रहा हूँ, तुम मेरे साथ-साथ गाओ। जब मैं गाऊँ तो तुम ताल में ताल मिलाओ। रिपीट हाँ, करना उसको। तो वो गाते थे, तो मैं रिपीट करता था। तो इस तरह से मुझे गाने की भी प्रैक्टिस हो गई, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सिलसिला चला, फिर वो मुनक़ता हो गया क्योंकि हम मूव कर गए वहाँ से और फिर उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक बाकायदा उस्ताद एक 1971 के बाद ईस्ट पाकिस्तान से हमारे उस्ताद, मेरे भी उस्ताद रहे वो, हुँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उस्ताद विलायत अली ख़ान साहब। तो उनसे उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखनी शुरू की। तो वो मैं जो मेरी स्कूल हॉलिडेज़ होती थी, वो मैं मामू के पास गुज़ारता था। अच्छा, तो वो जो उनके म्यूज़िक सेशंस होते थे, मैं उसका हिस्सा हो जाता था। सही, सही। तो बहुत मैं समझता हूँ बहुत भरपूर मैंने बचपन गुज़ारा है इस लिहाज़ से। माशाअल्लाह। चलिए बहुत मज़ा आ रहा है इन सब बातों में और मेरा ख़्याल है इस हिस्से को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अभी जी हाँ, और फिर आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से के ऊपर। ज़रूर।